सो आपको क्या लगता है कि अभी जितने भी नए डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो हाँ। उनके लिए बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहता है? ओटीटी को मुझे थोड़ा टेक्निकली बताओ कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। अब वाई ओवर द टॉप? नॉर्मल जो हमारे सेट टॉप बॉक्स वाली टीवी और वहां से जो ट्रांजिशन आया तो ओटीटी कहाँ पे अभी टॉप पे आ गया है? क्यों ऐसे जल्दी उसने मार्केट को ग्रैब कर लिया? डीटीएच लगते थे, सेटअप बॉक्सेस लगते थे जिसके थ्रू चैनल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिले। आपके लिए कंटेंट क्या है? मतलब आप अपने स्टाइल में समझाओ। मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो जब फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर किया उनका एक ही बात रहता था कि यार तेरा 1 घंटे का पॉडकास्ट दिखेगा कौन? आई गेट दिस क्वेश्चन। और चैलेंजेस इज वन थिंग, आई थिंक माइंडसेट का बहुत गेम है इधर। अभी गुजरात इंडस्ट्री की बात करूँ सपोज, तो रेडियो में थी मैं, तो पीपल नो कि यार रेडियो है, मेरा 2 ऐड सुनाई दे जाएंगे, इट्स डन, मेरा सुनाई देगी ऐड। कंटेंट क्रिएशन कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए? तो ये फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में जल्दी हो जानी चाहिए ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए? हाउ मीडिया इंडस्ट्री इज चेंजिंग फ्रॉम लास्ट 10 years, फ्रॉम रेडियो एंड टीवी चैनल्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉडकास्ट, नेटफ्लिक्स एंड टीवी प्ले। ये जो कंटेंट क्रिएशन से कंटेंट कंजम्पशन तक की जर्नी है वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती जा रही है एंड इसके कारण कस्टमर की बाइंग पैटर्न है वो बदलती जा रही है। Namaste and welcome. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. If you are an MSME business owner, then you must watch this podcast. In this podcast, we have media expert Anuna Agrawal with us, जिनका खुद का एक YouTube चैनल भी है, जिसमें उन्होंने दीवा जाडेजा मैडम के साथ एक पॉडकास्ट किया है, and many more big personalities such as यश वसंत, उदयपुर के महाराजा जी, लक्ष्यराज सिंह जी एंड मैनी मोर। ये पॉडकास्ट चैनल शुरू करने से पहले अनुना जी 10 साल मीडिया एंड मार्केटिंग में काम किया है। शी वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया, दिव्य भास्कर एंड एमएक्स प्लेयर। सो आज हम इमर्जिंग मार्केटिंग टूल के बारे में जानेंगे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड, विच इज अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए हम जानते हैं अनुना अग्रवाल जी से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की दुनिया में कैसे हमें हेल्प कर सकता है टू प्रमोट अवर ब्रांड एंड सर्विसेज। So welcome Anura, कैसे हो आप? Thank you for bringing me here. I'm good. How are you? I'm fine. So Anura, मुझे आप बताओ कि आपकी जो 10 साल की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाओ। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे आपके और 1 साल में बहुत मतलब आप ग्रो कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। आप मुझे बताओ कि उसके पीछे की जर्नी क्या है 10 साल में? Sure. So basically मैं वैसे यूपी से हूँ और जब आई यूज्ड टू प्ले टीटी प्रोफेशनली, मैं एक्चुअली जो मैंने सोचा था शायद आई बी अ टेबल टेनिस प्लेयर, सो आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस प्रोफेशनली। बट वो होता है ना एक पैशन और तुम क्या कर रहे हो और वेदर यू आर वेरी मच ड्रिवन अबाउट इट, वो चीज़, तो वो एक डिफरेंस था मेरी लाइफ में भी। तो जब मैं टीटी खेलती थी इन माई स्कूल टाइम प्रोफेशनली, तो ऐसा था कि 9th क्लास से मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था। मतलब अटेंडेंस के लिए मैंने आई यूज्ड टू स्टडी इन केवी, पर उसके बाद मैं पोस्ट मतलब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया एंड वहाँ पर बिकॉज प्रोफेशनली खेलना तो यू हैव टू चूज वन थिंग, तो स्कूल जाना बंद हो गया था एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द 5 बजे उठ के वर्कआउट हुआ, फिर 9 बजे हमारा सेशन हो रहा है, देन दोपहर को शाम को, तो होल डे सेशंस रहते थे। तो वो था कि टेबल टेनिस खेल रहे थे, ये पूरा टूर्नामेंट्स हर समय चलता रहता है, ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल आई वाज लाइक this is not what I want to do. So then I got to know about SRCC, Sri Ram College of Commerce, जो एशिया का टॉप कॉलेज है। So I got to know about it. I was like यहाँ जाना है मुझे I wanted to go here. बट वही था कि वहाँ पर ऐसे और जो टॉपर्स जिन्हें हम टीवी में देखते हैं ना, यू नो CBSE टॉपर एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो सारे लोगों को एडमिशन मिलता था बिकॉज उनका कट ऑफ ही उतना जाता था। So I knew education and through my exams and everything, it will still be difficult for me. So that's how I was through table tennis and through sports. There's a long story behind it, but to cut it short, through table tennis, I went to SRCC. वहाँ से after 3 years of college and learning so much, I got my placement in a startup, a Gurgaon based startup. वहाँ से मेरी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई. So I worked in Gurgaon for a year and so, and my dad and family was here in Gujarat itself. तो गुड़गांव से था कि they wanted to shift somebody to Gujarat and I was like why not me, मेरी फैमिली भी है and being a graduate, एक नया स्टार्ट करना, एक नई कंपनी, एक नई सिटी will be a very good opportunity. तो वहाँ से आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद में मैंने फर्स्ट अपनी मीडिया इंडस्ट्री में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आई स्टार्टेड, आई वर्कड इन टाइम्स फॉर गुड 2 years. टाइम्स से मैं फिर
प्रिंट सीखा, प्रिंट से मैं रेडियो में गई, आई वाज वर्किंग इन माई एफएम फॉर 3 years, माई एफएम से एमएक्स प्लेयर, एंड करेंटली राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ सोशल मीडिया क्रिएटिव एजेंसी एंड आई हैव माय ओन पॉडकास्ट. सो माइंडसेट वही था कि यार अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री में घुसी हूँ तो आई वांट टू लर्न कंप्लीटली. सो मैंने इसलिए प्रिंट सीखा, रेडियो सीखा, ओटीटी सीखा, डिजिटल मीडिया सीखा, एंड फाइनली आई एम वर्किंग हियर इन विद माय पॉडकास्ट चैनल. मतलब ग्रेट जर्नी. मतलब आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ट्रेडिशनल मीडिया का शिफ्ट बहुत बड़ा है. या 10 years. मैं जब 10 साल पहले की बात करूँ फिर तो हम D2C मतलब हम टीवी देखते थे नॉर्मल सेटअप बॉक्स वाले, और वहां से लेके आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए. तो आप उसके बारे में थोड़ा जर्नी शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या देखा है फ्रॉम रेडियो टू नेटफ्लिक्स. Sure. Oh wow. Okay. So जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया था प्रिंट का. सो वो जो डिवीजन था वो पीआर डिवीजन था टाइम्स ऑफ इंडिया का. पीआर डिवीजन इज बेसिकली कि वी यूज्ड टू नॉट जस्ट वर्क फॉर द प्रिंट पार्ट. It's like whosoever wants to create a personality for themselves, they can come through this media. And Times के जितने भी platforms है, from TV to radio to print, we used to use all. And उसके through हम एक brand को या एक individual person को branding provide करते थे. So Times में जब हम थे तो एक जो basic core था उसका वो print articles थे. कि जैसे हम अहमदाबाद टाइम्स यूज करते हैं तो उसमें print articles जो आते हैं उसमें पूरा proper branding लोगों की. You have seen बहुत सारे आपने ऐसे आज द डॉक्टर कॉलम्स और ऐसे सब कॉलम्स देखे होंगे. सो वो बेसिक कोर होता है टाइम्स का, तो वो हम करते ही थे. तो वहां से बट देन जैसे यू सेड कि एक एवोल्यूशन और एक यू हैव टू कीप चेंजिंग विद द एवोल्यूशन इन द मीडिया इंडस्ट्री. सो प्रिंट हम करते थे बट उसके बाद डिमांड है कि अब हमें पैसा रेवेन्यू और देखना है, कैसे हम और आईपीस क्रिएट कर सकते हैं. तो वी मूव्ड टुवर्ड्स events. मतलब अगर आपने I don't know if you've heard about lot of IPs that are there for Times of India, Times Retail Icons, Education Icons, Men of the Year, ये सारे बहुत बड़े बड़े events Times ने किए. तो we started those events in 2015. तब हमने start किया. तो उसमें यही requirement क्योंकि आई कि एक print articles के through तो लोग अपना PR कर रहे हैं, but they want to promote themselves in larger ways in different modes. तो इसलिए वहाँ पर through awards we used to give them awards कि जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं and everything, and then put their articles. तो वो एक अलग medium बना उस तरीके से. So that's how एक print media में हमने print से लेके shift लिया towards these things, towards doing events and everything, towards doing fashion shows and everything. तो ये हमारा print से shift आया. print से फिर मैं रेडियो में गई. अब रेडियो भी वही है, इंडस्ट्री इज लाइक द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, मीडिया डिवीजन का इंडस्ट्री. बट उसमें भी वही है कि रेडियो अब कौन सुनता है, वो जो एक टॉपिक आता है ना कि हु यूज रेडियो. बट ऐसा नहीं है, मतलब रेडियो सुनते हैं लोग. वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रेडिशनल मीडिया डिजिटल ग्रो कर रहा है. नो, मतलब आज अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल मीडिया में ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली डी ग्रोथ आ रही है, एंड डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ है. बट दैट्स वो स्टिल आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आने वाले 10 सालों में ट्रेडिशनल खत्म हो जाएगा या डिजिटल खत्म हो जाएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑडियंस हु इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनल इज ह्यूज. तो वो ये कि रेडियो इंडस्ट्री भी अभी ऐसा डाइंग इंडस्ट्री ऐसा लोग बोलते हैं, बट नहीं, आज रेडियो आप सुनते नहीं हो पर देखते हो हर जगह, बिकॉज ऑल द आरजेस आर आउट देयर. यू सी एवरी आरजे इज क्रिएटिंग देयर डिजिटल प्रेजेंस, एवरी आरजे इज आउट देयर क्रिएटिंग देयर इवेंट्स थ्रू इवेंट्स इन एवरीवेयर, बट दे आर क्रिएटिंग देयर प्रेजेंस. So that's how every company, every traditional media company is evolving. So they're not dying. Definitely the competition is great because of the digital incoming, but they're still there. So that's how traditional से ये digital radio पे भी अभी shift आ रहा है. And OTT, I mean, yeah, that's the one of the most booming I mean segment like you mentioned. OTT को मुझे थोड़ा टेक्निकली बताओ कि OTT का फुल फॉर्म क्या है. हाँ. और नॉर्मल जो हमारे सेट टॉप बॉक्स वाले टीवी थे, हाँ. और वहां से जो ट्रांजिशन आया तो OTT कहाँ पे अभी टॉप पे आ गया है, क्यों ऐसे जल्दी उसने मार्केट को ग्रैब कर लिया, उसका रीजन बताओ. जैसे आपने अभी एवोल्यूशन की बात करी, OTT, हमने OTT वर्ड सुना है बहुत, OTT, नेटफ्लिक्स, Amazon सब सुनते हैं. OTT का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप. वाई ओवर द टॉप? अगर आप नॉर्मल टीवी की जैसे आपने बात करी कि पहले हम जो 10 years बैक वो DTH लगते थे, सेटअप बॉक्सेस लगते थे जिसके थ्रू चैनल्स हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिले. उससे भी अगर आप पहले जाओगे तो सबसे पहले दूरदर्शन आता था, एक चैनल आता था, ठीक है. दूरदर्शन के बाद सैटेलाइट लगी तो उसने उसे कलर्ड किया, लाइक कलर प्रिंट में आया वो, ठीक है. वो आया, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ, आगे नेक्स्ट शिफ्ट आया तो ये DTH आ गई. कि अभी दूरदर्शन तो एक उससे आता था, DTH के थ्रू हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए इन टर्म्स ऑफ चैनल.
ठीक है, उसमें भी पर ये सेटअप बॉक्सेस और इन सब पे बहुत डिपेंडेंसी हो गई। तो ये था कि ये जो इंटरमीडियरी पार्ट होता है कि सेटअप बॉक्सेस और ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे जो एक डिपेंडेंसी है उसको कट करके ओवर द टॉप डायरेक्ट तक एक कंज्यूमर के घर पे वो डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, उससे ओटीटी का जन्म हुआ है। तो दैट्स व्हाट ओटीटी मीन्स कि डायरेक्टली लोग बीच के इंटरमीडियरीज को कट करके दे कैन एक्सेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट। सो वही है, अगर आप आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट नेटफ्लिक्स ऑल्सो। मतलब हम ऐसे 2016 में जैसे इंडिया पे नेटफ्लिक्स आया, राइट? तो नेटफ्लिक्स का ये है कि अभी ओटीटी इन्होंने काफी लोगों का इंडिया में कंजम्पशन है, बट Netflix has been there since 1977. Okay. And the first thing that they used to sell was DVD players on rent. So वो था उनका netflix.com करके आईडी थी, and जो लोगों को भी DVDs रेंट पे लेनी है, they can just put it on their netflix.com and they can rent it out. And Netflix used to deliver that at home. So that's how Netflix started. मतलब बहुत पुराना है, वहाँ से उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट करी, डिलीवरी से उन्होंने ऑफ ग्राउंड अपने स्टोर स्टार्ट किए जहाँ पे लोग पीपल कैन गो एंड टेक इट ऑन रेंट और अदरवाइज दे कैन बाय द डीवीडीज देयर। तो वो चीज़ है। और जो एक मेन पार्ट होता है ना नेटफ्लिक्स का कि वो कुछ ना कुछ नया करता है, तो दैट वाज देयर कि वहाँ पे वो रिकमेंडेशन रखते थे कि यार आप ये डीवीडी पाए। रिकमेंडेशन वाज देयर मेन यूएसपी कि आप अगर डीवीडीज ले रहे हो तो दीज आर द रिकमेंडेड क्योंकि आप ऐसी डीवीडीज लेते हो। सो दैट्स हाउ इवन दे शिफ्टेड वहाँ से डीवीडीज से देन दे स्टार्टेड पार्टनरिंग विद ब्रॉडकास्ट चैनल एंड एवरीथिंग। सो वहाँ से उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल से पार्टनरशिप करा एंड they got a different content on this thing, OTTs and everything. So it's a huge journey. I mean, there's a long journey behind everything where what we see now. And a lot of money has gone and a lot of new things are also going to come. But yeah, I mean, people are shifting greatly towards that. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक हाँ. मेरे अभी जितने भी पॉडकास्ट हुए उसमें ज़्यादातर आईटी लोग ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स वाले। तो मेरा उनको हर बार एक ही क्वेश्चन रहता है कि अगर सब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएगी तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनके ऊपर कितनी इम्पैक्ट आएगी। बट आपके एग्जांपल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ट्रेडिशनल बंदा भी अगर फ्यूचर में जो आने वाला है उसको अडॉप्ट जल्दी से नहीं करेगा, ये इंडस्ट्री मतलब बंद ही होने वाली है। That's there. आपको एवरी डे एज एंटरप्रेन्योर हर बार जो मार्केट में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर R&D करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज देयर फॉर श्योर। अगर आप मतलब ये जो एक डिफरेंस आता है ना कि दो चीजें एक सरवाइव कर गई, एक नहीं सरवाइव कर पाई। नोकिया का हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। इट्स बिकॉज दे कुड नॉट कम अप विद new ideas and new creative ideas along with the boom that was coming. तो जो changes तो आने ही हैं आगे। आज हम पॉडकास्ट करें, 10 सालों में पॉडकास्ट भी कोई नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, बट अगर मैं वो नेक्स्ट लेवल तक अपने में चेंजेस नहीं लेके आए तो प्रॉब्ली इवन आई और यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन। सो चेंजेस दे आर गोइंग टू कम एंड वी हैव टू। AI आ गया, AR आ गया, VR आ गया, वी हैव टू सर्वाइव विद एवरीथिंग। Okay. सो आई मीन दैट्स तो गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर। Okay, let me give you one example. Like आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए तो कंटेंट को क्रिएट करना बहुत टफ था। उसके लिए एक प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, और पूरा वो लोग एक टीम होके एक मूवी या कोई शो को बाहर लाते थे जिसको हम टीवी में देखते थे। तो कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव। बट आज की डेट में जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच आया है उससे आप सिंगल फोन से कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते हो और वेरियस प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो आप नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सजेशन दे सकते हो कि ये मीडिया इंडस्ट्री जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाली है उनको अपनी कंपनी का ब्रांडिंग करने में कैसे हेल्प कर सकती है? हाँ, मतलब जो आप बोला कि आजकल ना बहुत लोगों को इजी एक्सेस चाहिए हर चीज के लिए। तो आपने जैसे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच बोली, तो हर ब्रांड जो अब क्या करता है कि व्हाटएवर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या है कि वेबसाइट, एक ब्रांड अगर अपना कुछ भी प्रमोशन के लिए वेबसाइट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो वेबसाइट से इजीली एक्सेस उसका फोन पे हो। इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली व्हाटएवर दे आर। अगर एक वेबसाइट एक प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। क्योंकि आजकल लोग Amazon भी आप देखोगे, कुछ भी देखोगे, डेस्कटॉप से ऑर्डर नहीं करते, डेस्कटॉप से वो डिटेल में जाते हैं, वो हाथ में मोबाइल होता है उसी से जाते हैं। तो मोबाइल अप्रोच इज इज द फ्यूचर। हर ब्रांड को मोबाइल फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा बिकॉज दैट्स देयर एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ ब्रांड, अगर आप जो आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी, क्यों बूम में आ रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया अगर ट्रेडिशनल मार्केट है जो है मीडियम है
वो तो रहेगा ही, पर अगर डिजिटली आप अगर अपनी प्रेजेंस आंखों के सामने एक ब्रांड के सामने नहीं लेके आओगे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन बिगेस्ट लाइक द मोस्ट स्पेंडिंग क्राउड दैट्स देयर. तो यू हैव टू बी प्रेजेंट, और उसके लिए आपको जो अपनी ब्रांड की पूरी प्लानिंग करनी है, कैंपेन प्लान्स करने हैं, वो उस अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे कि लाइक व्हाट हूसोएवर इज कंज्यूमिंग दे कैन सी. इसलिए तो इतनी मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लो, प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग की बात कर लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर लो, सब मेजर जो चंक मार्केटिंग का स्पेंड हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल से टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग. सो दैट्स द होल रीजन. या डिजिटल मार्केटिंग की आप बात करें तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके लिए कंटेंट क्या है. मतलब आप अपने स्टाइल में समझाओ, या अपनी फिलोसफी में समझाओ कि कंटेंट क्या हो सकता है. हाँ, सी कंटेंट में, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ कंटेंट. जब मैंने पॉडकास्ट और ये रील्स और ये सब स्टार्ट किया था तो मुझे भी एक चॉइस थी कि इधर आई क्रिएट अ नीश फॉर माई सेल्फ, कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके आऊँ और कि एक बहुत नीश बना दूँ. दूसरा था आई चूज मास, कि मैं मास को लेके आऊँ, मैं एकदम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालूं कि वो हर उसके लिए अप्लाइड हो, हर इंसान उसको समझे. अब तो उसमें मेरा था कि आई हैव टू चूज कि मैं गॉसिप्स लेके आऊँ और नीश को कवर करूँ या ये. सो दैट्स वाई मेरा प्रेफरेंस हमेशा से था कि मैं एक मास ऑडियंस को कवर करना चाहती हूँ. अगर आपने मेरा नाम लेवल अप विद अरुणा, कि वॉट एवर दे सी ऑन माई कॉन्टेंट they should level up from that, they should get an information out of it. So as a content creator, जो आप हर इंसान, मतलब एक चीज वो जो बोलते हैं ना कि यार कभी भी कोई स्टार्ट करने वाला है तो उसमें ये आता है कि यार ये कंटेंट तो कोई ना कोई बना ही रहा है, ये तो कोई कर ही रहा है, तो वो तो हमेशा रहेगा. आज मैं यहाँ पॉडकास्ट करे, कल 4 लोग और पॉडकास्ट करेंगे ही करेंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी देयर. बट आपने जो एक स्टार्ट किया है, वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर ब्रिंगिंग, यू हैव टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू चूज योर नीश, कि अगर आप, जैसे मैंने कि मास ऑडियंस को मेरे को कवर करना है, एक इन्फॉर्मेटिव करना है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को कॉन्सिस्टेंटली डालना ही पड़ेगा. उतने इंटरव्यूज मुझे वीकली सेट करने ही पड़ेंगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर प्लानिंग टू मेक, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट इट, कि हाँ, और उसमें फीडबैक लेते रहो और सही करते रहो. इज द ओनली पॉइंट. ये नहीं कि यार करते जा रहे हो तो मैं सही हूँ. तो यू हैव टू कीप बैलेंस देयर, कि आप कंसिस्टेंटली करो भी, रुको मत कि ये सोच के कि यार शायद ये अच्छा नहीं है, शायद ये तो 4 लोग और कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर सकते. बट हाँ, जो कर रहे हो उसमें फीडबैक लेके इम्प्रूव करते रहो, बट कंसिस्टेंटली मत छोड़ो. ओके. या मतलब वी वर डिस्कसिंग ना ऐसे कि यार जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री में ऐसे बोलते हैं कि 15-20 एपिसोड्स तक अगर आपने कर लिए पॉडकास्ट तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. सो दैट्स द होल की है. दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमारी जैसे अभी बात हुई मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, तो उसके बहुत सारे फायदे बता दिए आपने, पर उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है. लाइक आज कोई भी आके कंटेंट बना रहा है, सो कंटेंट का मतलब ऐसा है कि एक्सप्लोजन हो गया है मार्केट में, तो आप वहाँ पे सही और गलत कंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्योंकि इसमें कहीं ऐसा हो जाता है कि जो अच्छा कंटेंट है वो कहीं मिस आउट हो जाता है. शायद उसको टेक्निक नहीं पता कैसे मार्केट करना है, तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें इसको? See, it's a very basic answer that I'll give, but it's really important. Why I'm saying it कि आप अगर एक बेसिक क्वेश्चन एक 100 न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी एक हेल्थ प्रोफेशनल या किसी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछोगे ना, वो अपने तरीके जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, उसके 100 डिफरेंट आंसर्स देंगे. एंड वो 100 डिफरेंट आंसर्स जो देंगे वो उनके टेस्टेड होंगे एंड दे वर्कड फॉर देम. ठीक है. सो सेम होता है कंटेंट क्रिएशन में. व्हेनेवर यू आर वाचिंग अ कंटेंट एंड यू आर लुकिंग ऑन अ इंफॉर्मेशन, it will have an approach that the person believed is true and working for themselves and that they are giving it to you. ठीक है. So it's up to you. आप content कभी रोक नहीं सकते. जो content आना है, जो आप देखोगे, continuous content बढ़ता जा रहा है. There are a lot of content creation and content is going to increase. You'll have so much information that is bombarded on you every single second. So आपको उसमें जो filter out करना है and understand करना है कि whether it's going to work on you or not is basically up to you. How you research and understand what you're doing. एंड उससे समझना पड़ेगा आपको कि वो आपके लिए कितना काम करने वाली है. आज अगर मैं कोई एक वेट लॉस का एग्जांपल देखती हूँ, किसी ने मुझे दिया है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज फॉर मी और नॉट, वेदर इज गोइंग टू वर्क फॉर मी और नॉट, वेदर आई एम एबल टू डू दिस और नॉट. सो वो फिल्टरेशन हमें ही खुद करना पड़ेगा. देयर इज नो एल्गोरिथम अबाउट इट कि यार ऐसे मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ और ऐसे मैं नहीं कर सकता. वो टारगेटिंग और वो सारी चीजें ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बिकॉज कंटेंट तो कहीं ना कहीं से आपके पास आने वाला है.
So the whole thing is you have to check, you have to see whether this content is going to work for you or not. That's the most important thing. Research तो आपको करनी ही पड़ेगी. कुछ भी अंधा कंटेंट आ रहा है, आप उसे देख के अगर इम्प्लीमेंट करने लग जाओ ना, तो I think then, like you said, it's dangerous. It's making people dumb then. Yeah. Yes. दूसरा मुझे बात ये करनी है कि लाइक हमारी जो इंडस्ट्री है, मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर व्यूअर्स इंडियन एमएसएमई के हैं, राइट? तो मुझे ये जानना है कि अगर ये, और दूसरी बात, ये जितने भी है व्यूअर्स वो सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं और उनको नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग अगर स्टार्ट करना है या कंटेंट क्रिएशन उनकी इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए. तो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर कीजिए कि इनको शुरुआत करनी है तो कहाँ से करें और उसको कंसिस्टेंसी में लाना है तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान हो सकता है. Sure. See, like I mentioned, I'm working with a social media creative agency also. So we do create a lot of business ideas for a lot of people who are in the industry part or, you know, for example, real estate and everywhere, right? तो when it comes to, अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया का एक अप्रोच जो होता है वो तो होता ही है, पर अगर आप डिजिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मीडिया में आपको आना ही चाहिए. नो मैटर अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्व कर रहे हो और नॉट, आप डायरेक्ट बिजनेसेस को भी सर्व कर रहे हो, बट आपको अपनी प्रेजेंस वो मार्केट में, कंटेंट मीडिया वो होता है ना, ऑनलाइन मार्केट में आपको अपनी प्रेजेंस लानी ही पड़ेगी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू डू इट इज जस्ट स्टार्ट. ये बहुत सिंपल चीज है, बट स्टार्टिंग, यू नो, कीपिंग योर प्रेजेंस, जो बेसिक चैनल्स है फ्रॉम सोशल मीडिया टू यूट्यूब टू लिंक्डइन, these are very important channels. And आपकी इंडस्ट्री में तो ट्विटर also works great that way. तो आपको ये इंडस्ट्री में आपकी प्रेजेंस लानी ही पड़ेगी. You have to be updated with whatever industry trends are there. एंड देन जो डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात करी कि अपनी जर्नी, जैसे आप, अगर मैं आपका एग्जांपल ले लूँ, you're doing a podcast for yourself, right? Because somehow you're connecting your audience through this podcast, right? And your products and whatever they can connect कि हाँ आप ये करते हो, ऐसे करते हो. सो वही है कि एक ओनर को, जो PR वाला फैक्टर आजकल बहुत आने लगा ना, एक ओनर को, एक फाउंडर को, एक बिजनेस, व्हाटएवर बिजनेस इट इज, भले ही वो कस्टमर के हेड, पर उन्हें बाहर आना चाहिए, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वॉट एवर दे आर डूइंग, हाउ इज इट वर्किंग. सो उस तरीके से, जैसे आपने बात की कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दे शुड मेक देयर ओन इंस्टाग्राम प्रोफाइल where the founder also, where the team also, everyone should come out and talk about it. So जो ट्रस्ट वैल्यू जो फैक्टर क्रिएट होता है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बहुत बेसिक चीज है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ब्रांडिंग और पर्सोनिफाइंग अ ब्रांड और एन इंडिविजुअल. सो या, जैसे आप अभी बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में एक भी ख्याल आया कि अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जो हुई थी ना, तो लोगों के माइंड में एक ऐसा था कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब कोई भी त्योहार आ रहा है तो सिर्फ उसका क्रिएटिव लो और सबको विश करो, दैट्स डिजिटल मार्केटिंग. बट वहां से अभी इतना शिफ्ट आ गया कि कंटेंट अभी नॉलेज बेस हो गया है कि अगर उसको आप वैल्यू एडिशन नहीं करते हो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिसको आना है अभी इस फील्ड में, अगर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो इसमें लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन वाइज उसका रीच आउट भी डिफरेंट रहता होगा, उसके ऑडियंस भी डिफरेंट होंगे. तो हमारी इंडस्ट्री टेक्निकल है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? आई पर्सनली फील जो टेक्निकल इंडस्ट्री है, मतलब जैसे आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब इज वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब एक सीरियस ऑडियंस के लिए जो होता है ना, तो आई थिंक यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू. वाई? बिकॉज मैं आपको सिंपल डिफरेंस समझाती हूँ. एक इंसान अगर कुछ टाइप करके स्पेसिफिकली आता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो यूट्यूब पे जाता है, क्योंकि उस पर उसको 4 डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसने सर्च किया उसके रिलेटेड है, और वो एक सीरियस इंसान ने उसका कंटेंट बनाया हुआ है. क्योंकि इंस्टाग्राम जो डिफरेंस है, यू आर प्रेजेंट बोथ वेज. इंस्टाग्राम पे भी आपको प्रेजेंस चाहिए बिकॉज इट्स अ मास मीडिया जहाँ पे कंटिन्यूस hundreds of people, thousands of crores of people are scrolling every second. So वो चीज प्रेजेंस के लिए है. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेटिव, स्पेसिफिकली इन योर इंडस्ट्री, अगर आपको लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेटिव एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाला कंटेंट बनाना है, सो यू हैव टू स्टे ऑन यूट्यूब बिकॉज वहां पर सीरियस ऑडियंस आती है. आई पर्सनली, लोग ऐसे बोलते हैं कि यार शॉर्ट कंटेंट का जमाना है अभी, यू नो, पीपल shifting towards short content, 1 minute reel and everything. But I personally feel long format content will still come back, and it is coming back. I mean, you see a lot of people are moving towards podcasts and everything because आजकल लोगों के पास ना
घंटे भर वो सीरीज, वो कुछ देखने का टाइम है या फिर वो कुछ नहीं, तो ड्राइव करते हुए भी कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करना चाहते हैं क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मार्केट में है. सो दैट्स व्हाई दे गो टू अ यूट्यूब चैनल, अ टेक्निकल चैनल वेयर दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो रिक्रिएशन के लिए फिर उनके पास इंस्टाग्राम बहुत है, तो वो वाला सिचुएशन थोड़ा आ जाता है. तो आई पर्सनली फील कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए विच इज इंडस्ट्री रिलेटेड एंड वेरी टेक्निकल, यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद. दूसरा मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो जब फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर किया, उनका एक ही बात रहता था कि यार तेरा 1 घंटे का पॉडकास्ट दिखेगा कौन. आई गेट दिस क्वेश्चन यार. मतलब वो मुझे एक ही काउंटर करते हैं कि कंटेंट तू शॉर्ट कंटेंट में क्रिएट कर. तो उसके लिए आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है कि क्यों पॉडकास्ट करते हैं लोग और क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता कि उसकी भी कम्युनिटी है. उसके एग्जैक्टली मतलब सी मैं अब वही है जो आप मेरे पास भी आते हैं तो थोड़ा छोटा करना कंटेंट, क्यों ऐसे 1 घंटे के वीडियोस बना रही है. बट द पॉइंट इज मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो बोलते हैं यार थैंक यू तूने ये कंटेंट शेयर किया, इससे मैंने ये कर दिया, मेरी बहुत हेल्प हो गई. तो सी जो मैंने अभी बात करी कनेक्ट करके कि सीरियस ऑडियंस जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है ना वो तो आती ही आती है. तो वो ऑडियंस जब वही और ऐसे कंटेंट हर टॉपिक हर इंसान के लिए नहीं हो सकता, और वो जिस इंसान के लिए ना वो उसको बहुत हेल्प करता है. और बहुत लोग ऐसे हैं जो वो टॉपिक में डीप डाइव करना चाहते हैं, और वो जनता कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है जो हर चीज को डिटेल में जानना चाहती है. इसलिए यूट्यूब इट्स नॉट इजी टू क्रैक. वो इजीली आपको सब्सक्राइबर्स और नहीं देगा, बट वो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर आपकी एक लॉयल ऑडियंस जो होती है ना वो देगी. तो वो चीज 1 घंटे का ऑडियंस है नॉर्मल, इसलिए हम क्या करते हैं रील्स कट करते हैं ना उसकी एक कि भैया आई नो आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, बट वो जो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ वो मैं आपको 1 मिनट की रील पे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल के दे रहा हूँ. सो हम वो बैलेंस वो करते हैं, बट there is a audience who wants to know in detail and they come to podcast to know that because they are getting an industry this thing. तो और आपको जो ये बोलते ना वो कभी ना कभी दे विल ऑल्सो कम बैक कि यार तूने क्या डाला था, लेट ये उसने ऐसा इस टॉपिक को कवर किया था, लेट मी गो थ्रू एंड चेक दैट. तो ये सोनर और लेटर होता ही. आई थिंक दिस इज जस्ट पीपल आर धीरे धीरे शिफ्टिंग टुवर्ड्स ओटीटी कंजम्पशन एंड एवरीथिंग. या सो आपको क्या लगता है कि अभी जितने भी नए डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहता है डिजिटल मार्केटिंग में? यस, बिगेस्ट चैलेंजेस सी अभी अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने आपको मैं वो एक ट्रू एक्सपीरियंस बताती हूँ. मतलब चैलेंजेस इज वन थिंग. आई थिंक माइंडसेट का बहुत गेम है इधर. अभी गुजरात इंडस्ट्री की बात करूँ सपोज, तो रेडियो में थी मैं, तो पीपल नो कि यार रेडियो है, मेरा 2 ऐड सुनाई दे जाएंगे, इट्स डन, मेरा सुनाई देगी ऐड. अब डिजिटल इंडस्ट्री में मैं ओटीटी में शिफ्ट हुई, एमएक्स प्लेयर में. तो एमएक्स प्लेयर में लोगों को ऐड दिखाई नहीं एकदम से, क्योंकि वो कब आया, वो सीरीज में कब चला गया, दे डिडंट गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, तो वो उधर आ गया कि यार मेरा ऐड तो दिखाई नहीं, तो मैं कैसे करूं. सेम डिजिटल मार्केटिंग में होता है. फेसबुक, सोशल मीडिया पे अगर किसी और से वो थर्ड पार्टी से एड्स करा रहे और दिखता नहीं है, तो देसी यार एड्स तो दिखते नहीं है, तो मैं छोड़ना अपना रेडियो और वो होर्डिंग खड़ा कर दूंगा, उसमें सामने मेरा ऐड दिखेगा, सॉर्टेड रहेगा वैसा चीज. तो वो एक जो ट्रस्ट का फैक्टर है ना, वो चीज लोगों को अभी भी डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो धीरे धीरे बहुत मेट्रो सिटीज में पीपल आर शिफ्टिंग. ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लीटली शिफ्टेड देयर बजट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल, पर टायर 2 सिटीज, अहमदाबाद और गुजरात जैसे मार्केट्स में स्टिल जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, इट्स स्टिल लेस. पीपल आर स्टिल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सोशल मीडिया एंड टुवर्ड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग टू ब्रांड देयर. बट दे आर, मतलब दे नो एंड दे आर, बट थोड़ा टाइम लगने वाला है. सो दैट्स वन थिंग फॉर श्योर अभी. ओके, या ओके. सो अनुना, मुझे ये जानना है कि आप यूट्यूब को क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं? नो एक्चुअली, मतलब ओटीटी नहीं, इट्स मोर ऑफ अ सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म. एग्जैक्टली ओटीटी नहीं, मतलब देयर इज अ डिफरेंस देयर. OTTs में आप बात करेंगे तो इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म वेयर पीपल सी द कंटेंट दैट इज मेड बाय अ प्रोडक्शन हाउस or by the channels themselves, like originals and everything that you see, and that is broadcasted. YouTube is for more sort of for everyone, where they can create their own channel. It's like a social media platform where you can create your own channel, you can create your own content and upload it across, and then a lot of globally people can watch you. So that's मतलब छोटा सा डिफरेंस जो है. या दूसरा मुझे ये जानना है कि यूट्यूब पे जैसा जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना नया नया कंटेंट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के इश्यूज रहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रोज नए नए आ रहे हैं, उसके कारण यूट्यूब का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है अगर लोग क्वालिटी प्रेफर करेंगे ओवर क्वांटिटी?
तो क्या होगा? डेफिनेटली, मतलब जैसे आपने अगर पहला क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे कि यार वो लॉन्ग टर्म इतना 1 घंटे का क्यों बनाते हो, तो वी वर लाइक देयर इज अ क्रीम ऑडियंस हु वॉचेस इट, इट्स सेम देयर। मतलब जो एक क्रीम ऑडियंस है जिसे एक स्पेसिफिक ऑडियंस एक स्पेसिफिक कंटेंट देखना है, तो उसके लिए जो हमारे पास नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जो एक यूट्यूब का एक इशू रहता है ना कि आज कभी भी किसी का भी जो इतना बड़ा चैनल था पर बंद हो गया एकदम से, तो वो सारे जो इश्यूज आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस वजह से लोग नए प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं जहां पर उनका एक सिक्योरिटी रहे कि अगर मैं इधर आ रहा हूँ, इफ आई एम प्रमोटिंग माई कॉन्टेंट ऑन अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग, तो इट्स सेफ फॉर मी कि शायद मेरा कॉन्टेंट रहे। तो वो चीज़, और लोगों को भी उस तरीके से वो ऐसा कॉन्टेंट देखना है जो सीरियस कॉन्टेंट क्रिएटर्स का दिखे, तो वो चीज़ डेफिनेटली रहती है। बट आई थिंक यूट्यूब अभी ऐसे तो नहीं, मतलब आई डोंट पर्सनली फील कि ऐसे एकदम से ही चला जाएगा बिकॉज लॉट ऑफ न्यू ओटीटी और एवरीथिंग इज कमिंग, बिकॉज यूट्यूब हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड। वो जो हम एक डिफरेंस हम बात कर रहे थे ना कि यार विद टाइम अगर तुमने इवॉल्व नहीं किया तो तुम्हें वो जो कंपनी बंद होती है, बट यूट्यूब हैज बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर पॉलिसीज फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स एंड द सिक्योरिटी पार्ट एंड एवरीथिंग। तो उससे कल इंस्टाग्राम आया तो यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च किए। अगर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ भी, ये चीज ऑफ कोर्स है कि यार कुछ नहीं था तो शायद बिकॉज इट्स एआई ड्रिवन एंड इट्स एल्गोरिथम ड्रिवन, तो कभी कभी गलत चीजें उसमें आ जाती है कि कुछ नहीं था कंटेंट में, स्टिल उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, स्टिल उसने यूट्यूब ने एक कंटेंट को या एक चैनल को बंद कर दिया। बट दैट्स हाउ दे आर इवॉल्विंग ऑल्सो आई फील। एंड एक पूरी इंडस्ट्री का पैसा जितना रिवॉल्व हो रहा है व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, सो नो आई डोंट थिंक दैट वे कि एकदम से यूट्यूब बिकॉज इतना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग आ रहा है तो यूट्यूब का कहीं आगे बंद होने का चांस है, क्योंकि इट इज ऑल्सो इवॉल्विंग एट द सेम पेस। ओके, या दूसरा मुझे ये बताओ कि ये जितने भी नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हाँ, तो जैसे आपने बोला कि प्रोडक्शन भी वो लोग खुद कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट लगती है, हाँ, तो वो लोग अर्न कैसे करते हैं? वो थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाओ, लाइक नेटफ्लिक्स का कोई एग्जांपल लेके समझाओ। या क्योंकि उनके सारे जितने भी लाइक शोज होंगे, लाइक कोई नया मूवी लॉन्च हो रहा है, उसके राइट्स वो बाय करते होंगे और फिर हमको दिखाते हैं, राइट। तो मतलब वो लोग अर्न कैसे करते हैं? श्योर श्योर। सो आई टेल यू, जैसे हमने नेटफ्लिक्स की, मैंने आपको पहले भी एक थोड़ा स्टोरी जो बताया था कि हाउ दे डीवीडी से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर दे स्टार्टेड पार्टनरिंग विद ब्रॉडकास्ट चैनल्स एंड मूवीज एंड एवरीथिंग, और उन्होंने अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहाँ पे इंसान खुद आके कंटेंट एक उस पर देख सकता है, और रीजनल कंटेंट आया, रिकमेंडेशन आया, तो लोगों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में मजा आया, ठीक है। बट वही होता है कि अब ये कंटेंट नेटफ्लिक्स ने अपना प्लेटफॉर्म तो बना दिया, पर अब वो कंटेंट कहाँ से लाए? सो लाइक वी मेंशन कि उन्होंने पार्टनर किया, पर हर पार्टनर पे दे हैव टू बाय एवरी कंटेंट। सो यू नो, हर बार एक मूवी खरीदना, एक कंटेंट खरीदना, तो वो चीज़ बहुत कॉस्ट इंड्यूस्ड होती है। सो दैट्स वाई, मतलब ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने दे started coming up with originals also. Like I think in 2013 or something, Netflix came up with their first original, like I think House of Cards or ये अपना Orange is the New Black. They were their first originals. वहाँ से, क्योंकि उन्होंने सारा प्रोडक्शन से लेके एवरीथिंग वाज डन बाय नेटफ्लिक्स इटसेल्फ। और जब उन्होंने ओरिजिनल स्टार्ट किया, देन दे रियलाइज कि यार इतना परचेज करने का जो हमारा पूरा सिस्टम रहता है, लेट्स मेक योर ओन प्रोडक्शन, लेट्स मेक योर ओन कंटेंट, एंड इट वाज वेरी मच एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस। सो अगर आप अभी देखोगे तो 50% अप्रॉक्स कंटेंट जो है नेटफ्लिक्स पे, वो उनका नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का रहता है। बिकॉज आपने अगर मीडिया ओटीटी इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात की, उसमें सर्वाइवल इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। आपने बीच में ऐसे देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज होने लगी थी, तो वो क्यों हो रहा था? बिकॉज ओटीटी वर बाइंग द राइट्स कोविड में, और वो सब की देवर डायरेक्टली बाइंग द डिजिटल राइट्स, एंड डायरेक्ट पिक्चर्स जो है वो ओटीटी पर डालते थे। तो उसमें बट वो वाइल बाइंग 80 करोड़ 100 करोड़ तक एक पिक्चर ओटीटीज ने खरीदी है। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो चीज़ अगर वो ले रहे हैं तो उनका रेवेन्यू तो में मैच तो एटलीस्ट करना पड़ेगा टू सर्वाइव। तो पहले यही था कि ओटीटी पे रिलीज होने लग गई डायरेक्टली, उसके बाद देन दे स्टार्टेड कि नहीं, क्योंकि उसका मार्केट करना है सब, तो लेट्स रिलीज इट ऑन द मूवीज एंड सिनेमा हॉल फर्स्ट, लेट्स सी द रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग, एंड देन they'll buy the OTT rights. So that's how movies come on OTT, कि they buy the digital rights and everything, और वो उस हिसाब से अपने कंटेंट पे लाते हैं। अब जो आपने रेवेन्यू की बात की कि कैसे रेवेन्यू आता है, सो देयर आर 2 मॉडल्स फॉर इट। जनरली जो मेजर मॉडल्स है वो AVOD मॉडल होता है और SVOD मॉडल होता है। AVOD इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग मॉडल एंड SVOD इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है। एडवर्टाइजिंग AVOD मॉडल में क्या, जैसे आप MX प्लेयर की बात करें तो लोग उसमें बोलते हैं एड्स बहुत आते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सारे कंटेंट का एक्सेस होगा। आप कोई भी आश्रम जैसे एमएक्स प्लेयर की बिगेस्ट सीरीज है, तो यू कैन वॉच एवरी कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, बट हर कंटेंट में एड्स आएंगे, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक थिंग कि वो A-Word, और वो एड्स क्या होते हैं, ब्रांड्स के एड्स है, तो ब्रांड्स एमएक्स प्लेयर को पे कर रहे हैं अपने एड उनके प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए। तो ये दैट्स द वन मेजर सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द OTT प्लेटफॉर्म। S-Word प्लेटफॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स की अगर आप बात करो, तो उसमें जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आप कुछ कंटेंट ही नहीं देख पाओगे। तो दैट्स द डिफरेंस। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे पे करने होंगे, तभी आपको कंटेंट दिख सकता है। A-Word में आपको कंटेंट दिख रहा था, आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, पर हर कंटेंट में ऐड दिख रहा था। यहाँ पे आपको कंटेंट ही नहीं दिख रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस। बहुत सारे एक मिक्स हाइब्रिड मॉडल भी करते हैं, जैसे MX में ही है कि उसमें ऐसा होता है कि एक तो आपको आपने कंटेंट देखा, आपने चलाया, उसमें एड्स दिख रहा है। एक आया कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसमें सब्सक्रिप्शन में आपको कंपैरेटिवली MX गोल्ड करके जैसा है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वो पार्ट 14 सीरीज जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन में दिखेंगी और बाकी आपको फिर एड बेस्ड दिखेंगी। मेजर जैसे डिज्नी हॉटस्टार का आपने देखा होगा कि उनका 500 का 700 का ऐसा रहता था कि आप 2 एपिसोड फ्री में देख लो और बाकी के एपिसोड के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ दे डिफर कि A-Word प्लस S-Word दोनों कर रहे हैं। कुछ कंटेंट आपका फ्री है, कुछ कंटेंट आपका सब्सक्रिप्शन में जाता है। सो A-Word प्लस S-Word कुछ तरीके से कर देते हैं। सो दैट्स या एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि YouTube में अगर मुझे मेरा वीडियो प्रमोट करना है, हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई एक्सिस्टिंग वीडियो में मेरा एड रन करेंगे, वहां से मुझे व्यू मिलेगा और उसको अच्छा लगेगा कंटेंट, तो वो मेरे चैनल पे आके देखेगा। तो उसका पर व्यू यूट्यूब अराउंड 0.35 से लेके 0.55 या 1 रुपीज तक का चार्ज लेता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए तो वो मुझे डिफाइन करना होगा गूगल एड्स में, और वहां पे जाके मैं अपने व्यूज बढ़ा सकता हूँ मेरी ऐड करवा के। राइट। मुझे ये जानना है कि ये जितने भी नए OTT प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक MX प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है, तो वहां पे जो हम एड्स देखते हैं तो उनका कॉस्टिंग कैसे डिफाइन होता है? इट गोज सेम इम्प्रेशन वाइज। जैसे आपने बाइट किया तो एक CPM टर्म होता है विच इज कॉस्ट पर मिले। कॉस्ट पर मिले इज मतलब 1000 इम्प्रेशंस इन 1000 इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होते हैं कि आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो, आपको मेरा वो वीडियो दिखा, मतलब सिर्फ थंबनेल और एक बस ऊपर से दिखा, तो दैट काउंट्स 1 इम्प्रेशन, कि एक बार मेरा वीडियो दिखा, सो दैट काउंट 1 इम्प्रेशन। तो CPM वाइज ही कॉस्टिंग होती है कि मेरा सपोज एक 10 सेकेंड का वीडियो है, एड वीडियो है, जो आपके मेरे एक पर्टिकुलर सीरीज में बीच में चलेगा, तो वो पर 10 सेकेंड का एक CPM होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 पैसा पर CPM, 10 पैसा पर इम्प्रेशन, ऐसा कॉस्ट होता है। तो वो इम्प्रेशन वाइज ही कॉस्ट होता है। सपोज आपका 40,000 का बजट है, तो 40,000 का बजट आपने बोला। अब OTTs में जो आपने बात करी कि आप टारगेटिंग, जैसे आप YouTube में करते हो, एवरीथिंग वर्क्स द सेम वे इन OTT ऑल्सो। यू कैन टारगेट योर पर्टिकुलर एड कि आपको आश्रम जो है या कोई भी सीरीज आप मान लो, वो अहमदाबाद में पर्टिकुलर 18 से 25 साल का एक कोई बच्चा देख रहा है, तो उसकी टारगेटिंग मैंने तब कर दी, तभी मेरा उसमें ऐड बजना चाहिए। और उसका मेरा 40,000 का बजट है, 10 पैसा अगर मैं पर उसके हिसाब से पर इम्प्रेशन के हिसाब से मांग रही, तो मुझे 4 लाख इम्प्रेशन मिल जाएंगे। 4 लाख इम्प्रेशन मतलब 4 लाख बार वो किसी ना किसी के सामने जाएगा। तो उस तरीके से ये पूरा इम्प्रेशन वाइज ही ब्रांड्स जो होता है अपना कॉस्टिंग बाय करते हैं। फर्दर उसमें भी ऐसा डिफरेंशिएशन आता है कि यार मैं ये चाहता हूँ कि एक इंसान को मेरा ऐड सिर्फ 3 बार ही दिखे, हैमरिंग उससे ज्यादा, वरना वही क्या कर सकते हैं, वो एक इंसान को 100 बार दिखा दो, इम्प्रेशन तो काउंट हो गए। तो उसमें भी हम फ्रीक्वेंसी कैप लगा देते हैं कि भाई ये इंसान को 3 इज द फ्रीक्वेंसी कैप फॉर अ कैंपेन, मतलब एक इंसान को 3 बार से ज्यादा वो कैंपेन दिखेगा ही नहीं। गूगल एडवर्ड्स ही प्लेटफॉर्म होता है OTTs में भी, अलग अलग सबके होते हैं, बट मैं MX की बात कर सकती हूँ। तो मैं जैसे तो बेसिकली गूगल एड मैनेजर्स ही होता है, गूगल एड प्लेटफॉर्म ही होता है, जिसके थ्रू से सारा टारगेटिंग और सब चीज सेट की जाती है, और उसके हिसाब से आपको क्या स्पेसिफिक कंटेंट में दिखाना है, स्पेसिफिक सिटी में दिखाना है, यू डू द टारगेटिंग, यू सेट अ बजट एंड देन यू सेल योर ब्रांड। आई मीन इट्स दैट। तो प्रॉपर इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, जो आप सोशल मीडिया पे आप जैसे मार्केटिंग करते हो, यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हो, सेम OTTs पे भी लोग ब्रांड उस तरीके से अपने एड्स दिखाते हैं। That's why Netflix is also coming up with A-Word now. मतलब if you have seen, Netflix is also, what I have heard and what I've read about it is Netflix has also partnered with Microsoft and they are working on their A-Word platform now. They will be soon coming up with
एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म. यू सी जी, डिज्नी, अब हर में ऐड आने लग गए हैं. तो दैट्स द फ्यूचर. आई मीन अगर आपको सर्वाइव, वो ये जो आप बोल रहे थे ना कि ट्रेडिशनल से डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि कन्वीनियंस आजकल लोगों को यही है कि जो ऑन डिमांड वाला बात आता है ना, कि अभी तक क्या था कि लोग ट्रेडिशनल में एक सेट टाइम पे टीवी पे एक शो आता था, वही तब देख सकते थे, उसके ये टाइम थे, अदरवाइज शो मिस हो गया. अब ऑन डिमांड का जो जमाना है कि वो उस हिसाब से आज मेरे को देखना, आज मेरे पास टाइम है और मैं शायद सारे सीजन्स देख लूं, तो वो शिफ्ट आया ओटीटी पे ऑन डिमांड पे कि मैं अपने हिसाब से कंटेंट देख सकता हूँ. आगे जाके आई मीन एआई और एआर से there's lot of things that are going to happen. I mean, you see, I was actually watching एक rephrase AI करके एक है, there's a company वो recently डेट की दिवाली का ad बनाया था, तो उन्होंने कुछ शाहरुख खान का वॉइस बॉट बना लिया था, एंड उसके थ्रू इतने जो लोकल उसमें क्या दे क्रिएटेड अ होल वेबसाइट जिसपे आप अपना नाम और सब डाल दो, और उससे शाहरुख खान कैन बी सीन टॉकिंग अबाउट कि आज मेरा फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी बेकरी पे आप जरूर आइएगा. तो ऐसे लिटरली 1000 से, ये कुछ कैडबरी का एड था, तो 1000 पता कितने लोगों ने अपने पर्सनलाइज एड बनवाए हैं थ्रू दैट एआई, जिसमें लिटरली ये लगता है कि शाहरुख खान इज टॉकिंग एंड प्रमोटिंग देयर ब्रांड. सो अब एआर की बात देख लो, आज आप फोन रखोगे तो आपको दिखेगा कि ये चश्मा मेरे पे कैसे लगने वाला है. सो दिस इज हाउ द मार्केटिंग इज मूविंग. सो ओके, सो आपने जो डीपफेक की ये बात की अभी, एआई कंटेंट किसी भी सेलिब्रिटी को लेके आप डिजाइन कर सकते हो, तो इसमें क्या कॉपीराइट लग सकता है, मतलब ये? हाँ, सो अब जितना मैं जानती हूँ, देयर आर डिजिटल राइट्स दैट अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी और एवरीवन विल बी गिविंग कि मेरा क्लोन कितना यूज कौन जैसे एजेंसीज होती है, आज पीआर एजेंसी होती है सेलिब्रिटीज की, जो वो उन सेलिब्रिटीज को सेल कर रहा है, तो कल उनका डिजिटल क्लोन सेल किया जाएगा कि ये मेरा डिजिटल क्लोन ये एजेंसी सेल कर सकती है. तो उसमें ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इशू, कौन कहाँ कैसे यूज कर ले, दैट विल ऑल बी प्रॉपरली maintain and everything, but yes, this is going to be the new future for sure. Matlab, I recently read the example, even I am surprised ki how constantly the market is changing and the advertising is changing per se. Yeah. दूसरा मुझे जानना था कि आपने जो ये वर्ड एडवर्टाइजिंग की बात की, तो मतलब जो लोग पे करके भी आते हैं उनको भी एडवर्टाइज अभी दिखेगी. मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूजर एक्सपीरियंस वहाँ पे बिगड़ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या देखा, मतलब इस इंडस्ट्री में कि इसको अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले लोग? सी दैट्स वेयर इट कम्स. जब हम टीवी में कोई सीरीज देखते हैं तो वो एड ब्रेक्स आते हैं, वो एड ब्रेक्स में ब्रांड्स के एड आते हैं, एंड सूनर और लेटर वी गॉट यूज्ड टू इट. मतलब वो ये वाली सिचुएशन होती है. आज अगर मैं अगेन मैं एमएक्स प्लेयर का एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई नो अबाउट इट मोर, तो उसमें भी मेरे को बहुत लोगों ने ये कि यार आश्रम इतना ये सीरीज है बट कितने ऐड आते हैं तुम्हारे. बट द पॉइंट इज दे स्टिल वॉच्ड इट, दे स्टिल सॉ द होल एपिसोड एंड दे फिनिश्ड इट बिकॉज दे वांटेड टू सी द कंटेंट. तो आगे जाके कंटेंट एक ऐसा मीडियम हो गया, और आप ये देखोगे कि अब धीरे धीरे ना सब्सक्रिप्शन मोड पे पीपल आर स्टार्टेड पेइंग. अदरवाइज अब तक था कि लोग पे करना ही नहीं चाहते थे. शायद मेरे घर में भी, मैंने आज तक नेटफ्लिक्स के लिए अभी तक पे नहीं किया जब तक मेरे को कहीं से फ्री का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला. तो जो माइंडसेट है ना सब्सक्रिप्शन के लिए पे करने का, वो स्टिल अभी एज पर अगर इंडिया की बात करें वो नहीं आया. पीपल आर स्टिल मर्जिंग एंड या टूर ले लेना सब्सक्रिप्शन हम यूज कर लेते हैं. तो वो सारी चीजें अभी चल रही हैं, इसीलिए पीपल आर रेडी टू वॉच इट इवन आफ्टर वॉचिंग द एड्स, बिकॉज वो एक माइंडसेट शिफ्ट होने में अभी स्टिल टाइम लगना है. तो दैट्स द होल. सो दैट्स व्हाई यू सी, आप ऐसा बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस पर पीपल आर, द कंपनीज आर मूविंग द अदर वे अराउंड कि सब्सक्रिप्शन था, एड्स नहीं था, और आज एड्स दिखाने लगे हैं एंड पीपल आर स्टिल वॉचिंग इट, क्योंकि उन्हें अपना रेवेन्यू चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एंड people will get used to it because this has been the case since a long time. So वो उस तरीके से है. Okay, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएशन होता है और उसका अगर हमें एडवर्टाइज रन करना है, आपने जैसे बोला कि अगर मुझे 1 लाख व्यू चाहिए तो उसके अराउंड कॉस्टिंग 40,000 के अराउंड हो जाएगी. तो जो नए लोग आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए हैं कि अगर आप उनको पे नहीं करोगे तो वो भी आप एल्गोरिथम वाइज आपके वीडियोस को बूस्ट नहीं करेगा. तो आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है या कोई जुगाड़ है कि जिससे
मतलब ज्यादा विजिबिलिटी पा सके हम उस कंटेंट के लिए, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कि इनिशियली किसी के पास बजट नहीं होता, अगर आप वीडियो भी क्रिएट कर रहे हो तो लाइक अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, टीम को हैंडल करो, राइट और फिर आप एड को भी चलाओ। राइट नहीं दैट्स ट्रू। मतलब ये रिसेंटली ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें आती रहती है कि यार आजकल जो है यूट्यूब ने ऑर्गेनिकली प्रमोट इंस्टाग्राम ने ऑर्गेनिकली प्रमोट रील्स करना बंद कर दिया है। एक फंडामेंटल मैंने सीखा था, अगर आप टिप की बात करो तो ये सीखा था मैंने कि व्हेनेवर सो हाउ द बेसिक एल्गोरिथम यूज्ड टू वर्क इज, सपोज आई हैव पोस्टेड अ रील, ठीक है, मैंने रील डाली तो उसमें जो भी मेरे क्लोज्ड वंस है जिनसे मैं ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ तो वो सबसे पहले वो रील उनके होम पेज पे दिखाएगा, ठीक है, वो होम पेज पे दिखाएगा। उससे फिर स्टडी होता है कि कितने लोगों ने उसमें इंटरेक्शन किया, लाइक किया, सेव किया, शेयर किया, और कितने देर तक वो रील पर रुके हैं, मतलब यू नो दे आर वॉचिंग द रील। तो वो चीज सारी यूट्यूब वो इंस्टाग्राम स्टडी करता है, ठीक है। वो चीज अगर अच्छा जा रहा है रेशियो इन टर्म्स ऑफ ये सारी चीजें हो रही है, कमेंट्स एंड एवरीथिंग, देन वो जो सर्च पे ऊपर आता है ना लोगों के, तो जो दूसरों के सर्च पेज पे आता है, देन यूट्यूब वो इंस्टाग्राम उसको उधर लेके जाता है, वहां पर फिर ये और ज्यादा व्यूज और लोगों, तो वो जो फर्स्ट तुम्हारे सेकंड्स और जो तुमने पोस्ट करी है उसके बाद जो इंटरेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए आई पर्सनली फील यू शुड आस्क योर पीपल टू interact in the start, मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो you should ask your people also to interact, to like, share, save। वो जो लोग बोलते हैं it's important because again like you mentioned it's an algorithm, it's just a AI। तो वो चीज स्टडी होती है कि this is getting more reactions, more shares, more likes in the start, let's boost it up, let's show it, although it's हाँ मतलब you sooner or later अगर आपको और ऑडियंस रीच पे जाना है तो हाँ once in a blue moon आपकी रील वायरल हो गई, that's up to them, but हाँ आपको एक स्टैंडर्ड थोड़ा व्यूज के लिए और उसके लिए अपने प्रमोशन बजट तो निकालना ही पड़ेगा। बट दैट्स अ स्मॉल की तो विच आई ऑल्सो पर्सनली फोकस कि आप शेयर थोड़ा करो, स्टोरीज में डालो, लोगों को बोलो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। ओके, तो मुझे आप ये बताओ कि कंटेंट क्रिएशन कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं लोगों का सुनूंगा कि इसको कैसा रिस्पॉन्स आया, कैसा लगा उनको, फिर मैं उसके ऊपर रीथिंक करके दूसरा कंटेंट बनाता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में जल्दी हो जानी चाहिए ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए? सेम इसमें ना मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दूंगी। अगर आपने सौरभ जोशी, ही इज अ वेरी फेमस कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, उसका सुना होगा, ही हैज अराउंड 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग। उन मतलब काम जो हमने बात करी ना एल्गोरिथम और एआई पे काम करता है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। मतलब ही हैज बीन अपलोडिंग एवरी वीडियो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे फॉर 365 days। आप उसके वीडियो देखोगे ना तो इट्स जस्ट कि ऐसे घर पे शूट किया है कि आज क्या चल रहा है, मम्मी ने क्या बनाया, ये वो पूरा उसका डे टू डे लाइफ, इट्स अ व्लॉग इटसेल्फ। तो वो अपना डे टू डे, पर वो हर दिन कंसिस्टेंटली डालता है, एंड दैट्स व्हाई वो जो एल्गोरिथम की हम बात करते हैं ना, दैट इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हर कितनी कंसिस्टेंसी है। तो बहुत बार वो क्वेश्चन आता है कि यार शायद अच्छा ना डाल पाऊँ, शायद ये ना हो पाए, बिकॉज यू नो जो मुझे एडिटिंग चाहिए थी, जो चीज मुझे चाहिए था परफेक्शन वाली चीज, वो नहीं हो पाए। सो वो होता है ना एक दिल की तसल्ली और एक काम को तुम्हें थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है, तो इट्स दैट। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट इन सोशल मीडिया, बिकॉज हमें खुद पता है कि एल्गोरिथम पे काम करता है। जब एल्गोरिथम देखता है कि रोज पोस्टिंग हो रही है, रोज कंटिन्यूसली पोस्टिंग हो रही है, तो वो चीज बहुत ज्यादा आगे जाके बूस्टअप होती है। यू विल सी दैट धीरे धीरे आपके खुद ही व्यूज एंड लाइक्स कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट्स कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स साइंटिफिकली, ऐसे कोई मोटिवेशनल वाइज नहीं बोल रही, बट प्रैक्टिकली ऑल्सो। एक दूसरा साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो जब लोगों के सामने हमारा कंटेंट जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोग वीकली 4 बार डालते हैं, फिर अगर 1 month तक हम डालते हैं तो हमारे जो नजदीक के व्यूवर्स होते हैं, वो अगर ऐसा हुआ कि वो बोर हो गए या उसको ऐसा लगने लगा कि मतलब ये क्या रोज डाल रहा है कुछ भी, और मतलब ये थॉट अगर किसी कंटेंट क्रिएटर के माइंड में आता है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना चाहिए? क्योंकि ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अपना खुद का आवाज आप सुनते हो और ये 30 days के बाद सुनते हो तो आपको भी शर्म आने लगती है कि यार मैं ऐसा बात करता हूँ। नो डाउट आप 30 days तक ग्रो करोगे, बट फिर आपको माइंड में आता है यार
मैंने 30 दिन तक मैंने लोगों को इतना बोर किया होगा। तो इस साइकोलॉजी में से बाहर आने के लिए आपके लिए क्या सजेशन है? नहीं, आई टोटली गेट इट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, आई स्टिल डू गो थ्रू दैट एट टाइम्स। वो लगता ही है यार, क्योंकि आज मैंने पोस्ट डाल दिया, फिर वो लगता है यार कल भी डाला था, वो कितना देखेंगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं डाल रही, छोड़ना, आज नहीं डाल रही, आज ब्रेक ले लेती हूँ कल। बट वही जो मैंने बोला ना, एक मेंटल और वो उसको बैलेंस तोड़ना पड़ता है, और दैट्स वेयर आपको कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा क्रिएटिविटी जो आती है कि आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप नई चीज क्या कर सकते हो, कैसे करते हो, वो चीज आपको बहुत लानी पड़ेगी। मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं पहले पॉडकास्ट कर रही थी, मुझे क्योंकि सेटल होना है पॉडकास्ट में, मेरे खर्चे भी इतने होते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी। जो ऐसा दिखता है, तो पूरे वीडियो का प्रोडक्शन का, स्क्रिप्टिंग का, रील एडिटिंग का, सबका पूरा खर्चा होता है। तो इसलिए मेरा था कि मुझे सर्वाइव करके किस तरीके से कि मैं खर्चे निकले, मुझे अभी ये कंटेंट बनाना है, और मेरा फोकस बहुत ये था पर्टिकुलर कि इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो वो मेरे थॉट आते थे कि फिर ज्ञान दे दिया, फिर ज्ञान दे दिया, अब मैंने फिर ज्ञान दे दिया, लोगों को लगता है कि क्या इसका तो सीरियस आता है, ज्ञान देती जा रही है। बट देन पॉजिटिव नेगेटिव्स के, वो हमारा सब माइंडसेट होता है ऑनेस्टली, और होता भी होगा, लोगों को लगता भी होगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस हूज लिसनिंग टू यू आल्सो, और वो एक तब पता चलता है। ये मैं ऑडियंस को भी बोलूंगी, इफ यू love somebody's content, you should definitely go out and appreciate them, मतलब because for a content creator बहुत मैटर करता है वो चीज। So that's really important, that happens for sure, but ये तुम्हें अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि एक रील जो मैं अगर एडिट करके या जो भी मैं डाल रही हूँ, अगर वो रील देख के मैं खुद खुश नहीं हुई ना, तो मैं वो रील फिर मैं नहीं पोस्ट करूँगी। बट अगर वो रील देख के मुझे मजा आ गया ना कि हाँ ये रील कुछ सेंस बन रही है, लोगों को मजा आएगा, आई पोस्ट इट अक्रॉस, देन पोस्ट इट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर कंटेंट। अभी मैं पॉडकास्ट करती थी, अब मैंने मोर लॉ कंटेंट स्टार्ट किया, जिसमें मैं खुद बोलती हूँ, जिसमें मैं खुद दिखती हूँ। कल जाके मैं शायद मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। सो दैट विल कीप मी इंटरेस्टेड, एंड व्हेन आई एम हैप्पी एंड इंटरेस्टेड अबाउट माय कंटेंट ना, तो हम खुद है, हमें तब समझ आता है कि हाँ सामने वाले इंसान को मजा आ रहा है। सो वो इधर वाला बैरियर थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है फॉर श्योर, बिकॉज ये हर कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में आता ही है ये क्वेश्चन कि यार मैं डालता जा रहा हूँ, आई डोंट नो, मतलब मेरा वैलिडेशन मुझे कितना मिल रहा है, ये लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। बट दैट्स वेयर, एंड टॉक टू पीपल, पूछ लो यार कैसा लग रहा है, फीडबैक अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब यू गेट योर आंसर्स, इट्स एज सिंपल। दूसरा, मैंने कहीं रील में सुना था कि कंटेंट क्रिएशन की बात होती है, हाँ, तो आप जितना पोस्ट ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। या और मैंने कई बार ऐसे भी कोर्स में देखा है हाँ, कि वीकली सिर्फ 3 बार पोस्ट करो। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में सच क्या है? हाँ। मतलब क्या करना चाहिए? नहीं, आई गेट इट, मतलब इट्स वेरी बहुत डिलेमा वाला क्वेश्चन है, बट जो आप जैसे आप स्टडी करते हो ना, पॉइंट इज स्टडी और ओन डेटा, आपके लिए क्या काम कर रहा है, यू हैव टू चेक दैट आउट। जैसे हमने स्टार्ट में बात करी, इन्फॉर्मेशन बहुत है और सब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उनके लिए काम करी। सो बहुत लोगों ने जो ये काम किया, you'll see a lot of reels where you'll see कि यार 60 days I posted continuously and now I've moved from 40K to 1 million। ऐसी रील्स आप बहुत देखोगे because it worked for you। तो वो चीज आपको ही, again you have to experiment, you have to study your data। इंस्टाग्राम पूरे एनालिटिक्स, यूट्यूब आपके पूरे एनालिटिक्स आपको देता है, कौन किस समय कौन सी एज ग्रुप का कौन सी सिटी का आपका कंटेंट देख रहा है। वो आपका शायद आज, अगर यही एक्सपेरिमेंट आपको खुद अपने पेज, अपने प्रोफाइल, अपने कंटेंट क्रिएशन के साथ करना रहेगा। जैसे जैसे आप वो करोगे, यू विल गेट टू नो कि यार आपके लिए 6 days काम कर रहा है, आपके लिए 3 days काम कर रहा है, व्हाट इज इट। ओके, मुझे आप ये बताओ कि कंटेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका एंगेजमेंट कैसे होता है? लाइक उसमें टॉपिक इन्वॉल्व रहता है कि लाइक जनरिक कंटेंट डिजाइन करोगे तो उसमें ज्यादा आएगा, एजुकेशन बेस्ड टोटली नीश आपका क्लियर है तो उसका व्यूज और एंगेजमेंट डिफरेंट होगा। या सो अगेन, अगर एक वायरल कंटेंट, एक शेयरेबल कंटेंट, तो वो बहुत दो चीज, एक तो रिलेशनशिप, अगर कंटेंट स्पेसिफिक आप जाते हो तो रिलेशनशिप्स और फैमिली, ऐसे वाले कंटेंट जो होते हैं ना, इमोशनल, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम स्पेसिफिक अभी बात कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम क्या है, यू आर कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, राइट। सो आप एक जो आप, और वो जो एक आपकी लिस्ट होती है कि मीम लिस्ट, कि आप ये 10 लोगों को मीम्स कंटेंट आज के दिन में स्क्रॉल करके भेजते हो, तो वो या तो फ्रेंड्स की होगी या आपकी फैमिली की होती है, जिनको आप अपने मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो। तो उस केस में अगर आपको अपने पेज पे ज्यादा रीच चाहिए इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, बिकॉज शेयर्स और सेव्स बहुत मैटर करते हैं आपके कंटेंट को वायरल करने के लिए, जो एल्गोरिथम लाइक अगेन वी टॉक्ड अबाउट। तो अगर आपको वो चीज ज्यादा चाहिए, तो आप अगर ऐसी रील्स बनाओगे जो रिलेशनशिप बेस्ड हो, जो बहुत तुम कि
कि माई सिस्टर इज दिस, माई ब्रदर, माई शेयर दिस विद योर पार्टनर, तो ऐसी रील्स होती है तो ये बहुत ज्यादा शेयर होती है. तो यू कैन इंटीग्रेट all those sort of content in between to get more reach on your this thing. Informative आपने बात करी, informative is a certain ऑडियंस, अ सीरियस ऑडियंस जो आपका सुनना चाहेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक सीरियस ऑडियंस प्रोवाइड करती है. बिकॉज ये जो आपने शेयरेबल है, ये दिस इज मोर ऑफ अ वन टाइम थिंग कि आपका वो कंटेंट शेयर हुआ, मस्त रीच चली गई, बट यू नेवर नो वेदर दे विल फॉलो यू और नॉट, बिकॉज दैट इज नॉट योर कोर. तो वो आपको कंटिन्यूस उसमें बना रहे हो, वो उस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, देन यू दैट्स व्हाई मीम पेजेस गेट सो मच, बिकॉज वो मीम पेजेस है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग द मीम टू शेयर. बट अगर आप सीरियस कंटेंट बना रहे हो, इन्फॉर्मेटिव, तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस. बट जो ऑडियंस आपकी आएगी वो फिर आपकी सीरियस ऑडियंस आएगी. एंड सेकेंड इज दिस ओनली, आई फील पर्टिकुलरली कि ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए विच इज लाइक यूनिवर्सल, विच इज लाइक अगर 10 साल बाद भी देखोगे ना, तो वो ऐसा फैक्ट है कि वो फैक्ट 10 साल बाद भी वैलिड रहेगा. बेसिक लाइक वेट 10 साल बाद भी वो सर्च करेगा. हाँ, 10 साल बाद भी अगर वो रील किसी के सामने आई तो वो कंटेंट इज अ वैलिड कंटेंट विच विल मेक सेंस. सो अ टॉपिक शुड बी लाइक दैट, जो वैलिड टॉपिक हो, जो आगे आगे तक people can watch it and it makes sense to them even after 10 years. तो ऐसा एक वो long term content, वैसे contents भी आपको definitely बनाने चाहिए. Okay. या बाकी दूसरा मुझे ये पूछना था कि लाइक हमारी इंडस्ट्री है तो पूरा टेक्निकल बेस्ड है. तो अगर हमारे व्यूअर्स से अगर पूरे दिन मैं टेक्निकल कंटेंट डालूंगा तो वो बोर हो जाएंगे कि रोज टेक्निकल. तो अगर उनको भी एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ भी, मतलब तो उस टाइप पे क्या कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस टाइप का कंटेंट हम मर्ज कर सकते हैं हमारे टॉपिक के साथ? आई पर्सनली फील दैट मतलब किस टाइप का कंटेंट, तो दैट अगेन विल डिपेंड कि आप एक्सपेरिमेंट करके कि क्या क्या आप ऐड कर रहे हो. बट आई पर्सनली से यू शुड हैव अ ग्रिड फॉर योरसेल्फ बिफोर अ पर्टिकुलर मंथ. मतलब आप सपोज आज इस महीने में आप कुछ पोस्ट करना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ बेसिक टॉपिक्स अबाउट इट. दूसरा आता है कि टॉपिकल ट्रेंड्स क्या चल रहा है, कि आज मार्केट में ये आया, तो वो तब आपने एक, उसमें क्या होता है, आपके पास सेट 10-12 पोस्ट हैं जो आपको ये महीने में डालने पड़ेंगे. महीने से पहले वो ग्रिड आपने सेट कर ली. उसके बाद टॉपिकल ट्रेंडिंग पोस्ट आ गए कि यार आज कल इलेक्शन आने वाला है, तो उसके टॉपिकल मीम्स और व्हाटएवर जो भी आपको पोस्ट करना है वो आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते गए. तीसरा, बिकॉज हाँ ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन, आपकी इंडस्ट्री में एंगेजमेंट करना पड़ेगा. देन you can do live sessions and whatever, मतलब whatever वो experiments पे आता है. I mean, but हाँ कॉन्स्टेंटली एक एंगेजमेंट जो होता है ना आपके ऑडियंस के साथ, क्योंकि जैसे लाइव इंस्टा सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट आल्सो वर्क्स वंडर. तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा कॉन्स्टेंटली आप करोगे तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू आल्सो. ओके. या बट ग्रिड्स आपको पहले बनानी चाहिए, लाइक अ मंथ बिफोर यू शुड हैव अ बेसिक प्लानिंग एंड ग्रिड्स कि आपका कैसा सोशल मीडिया का लुक एंड फील आने वाला है, क्या कंटेंट पे आप फोकस करने वाले हो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. सो अनुरा, मुझे अब ये बताओ कि अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है, सब लोग अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं. कुछ भी मोटिवेशनल पोस्ट डालेंगे और उसमें फोटो चिपकाएंगे. तो ये बताओ कि मतलब क्या है एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, और उसके थोड़ा एग्जांपल शेयर करो कि कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं ये इस टाइप का ब्रांडिंग करके भी, कैसे बड़ी बड़ी लीड जनरेट कर सकते हैं इससे. पर्सनल ब्रांडिंग सिंपली एक अपनी खुद की पर्सन का ब्रांडिंग करना, इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. व्हाई यू आर वेरी राइट देयर कि करंटली अगर आप सिनेरियो की बात करो तो बहुत ज्यादा लोग, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग आउट, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ एंड व्हाई दे क्रिएटेड दिस ब्रांड और कैसे वो आए हैं इसके बारे में. सो दैट इज कमिंग आउट फॉर श्योर. क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अगर मैं इससे एक शुरुआत करूंगी कि जैसे पहले इमोशनल ब्रांडिंग बहुत होती थी. लॉट ऑफ ब्रांड्स हैज देयर एग्जांपल, लाइक नाइकी है, एडिडास है, कितने ब्रांड्स जो एक इमोशन सेल करते हैं, यू नो, कि व्हेनेवर, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ स्टेटेड फैक्ट इन एडवर्टाइजिंग कि 80% ऑफ द परचेज दैट इज बीइंग डन इज थ्रू इमोशनली, दैट इज एन इमोशनल परचेज. लाइक दे सॉ एन एड एंड दे फेल्ट लाइक दे वांटेड, they just want it and that's why they bought it. ठीक है. तो वो एक इमोशनल, जैसे सिंपल एक नाइकी का कैंपेन है, जस्ट डू इट कैंपेन. क्या है वो कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ दैट फीलिंग दैट यू नो आई कैन डू इट एंड दिस इज द फीलिंग. तो वो जब तुम जाते हो ना पर्टिकुलर, यू आर गोइंग फॉर अ स्पोर्ट्स और एनीथिंग, यू फील नाइकी से कनेक्ट फील होता है, राइट? तो वो इमोशनल ब्रांडिंग एक वहां जाती है. सो सेम वे पर्सनल ब्रांडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज आजकल लोगों को ना वो जो ट्रस्ट इश्यूज और ये सब बहुत बढ़ गए हैं. तो दैट्स वाई अगर एक ब्रांड की आइडेंटिटी सामने आती है तो उसके साथ वो ब्रांड किसका है, कौन लेके आया वो ब्रांड, और उसकी क्या स्टोरी है, व्हाई द ब्रांड इज एग्जिस्टिंग, वो आना बहुत जरूरी है. मतलब एक
क्लासिक एग्जांपल्स है ये, आप मामा अर्थ की ओनर देख लो, अमन गुप्ता देख लो फॉर बोट. सो दे आर जस्ट मूविंग साइमल्टेनियसली नाउ कि बोट है, अमन गुप्ता है, बट अमन गुप्ता है इसलिए बोट भी है, बिकॉज पीपल फोकस देयर ऑल्सो. So that's why a lot of people are coming out and they're talking about the brand. You see, like even you are doing your podcast, right? Because somehow you want to connect with the industry and your right audience. Ki this is my industry, this is how podcast works, and this is how the everything works in your industry, and you are a face to your industry now. So face जो होता है ना, वो बहुत word देता है कि I know कि मैं कहाँ purchase करने जा रहा हूँ, उसके पीछे कौन खड़ा है. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है while making a purchase decision. That's why I personally recommend कि लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान रखना ही करना ही चाहिए. और वैसे बोलते ना यार पर्सनल ब्रांडिंग क्या, वो कैमरे के सामने मैं फेस नहीं कर सकता एंड ऑल ऑफ दैट. ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी प्रॉब्लम हर इंसान को आती है कि उनको लगता है वो कैमरे के सामने फेस नहीं कर सकते. एंड सेकंड, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यू आर रनिंग, मतलब यू शुड बी प्राउड टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट. सो पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन शुड कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई. And you have clear example. Lot of people are coming out. You know the brands, you know their stories, you know the owner stories. So, I mean, it's the new trend. You see a lot of podcasts now. People are coming out. So, I think it's going to be increased only. Okay. बट इसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग तो किया, बट फिर जब उनकी रियलिटी सामने आई हाँ. तो वो ब्रांड भी डिस्ट्रॉय हो गई. हाँ. और फिर मतलब उनका कैरेक्टर भी खराब हुआ. तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ. क्योंकि कैमरे पे के सामने पे आप कुछ भी बोल सकते हो. तो उसके लिए क्या आपका सजेशन है कि? हाँ, मतलब इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली. ऐसे ये तो एक्सेप्शंस तो ऐसे आते ही हैं, बट ऑफ कोर्स यार आप जिस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो ना, मैं पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कहा अगेन. सो यू एक्चुअली ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट. पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट यार यू बोस्ट योरसेल्फ, मैंने ये किया है लाइफ में, मैं ये कर रहा हूँ. नो, दैट्स नॉट पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग इज योर विजन टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री, योर विजन टुवर्ड्स योर ब्रांड. आज मेरा ब्रांड ये करता है इज वन थिंग, बट वो इंडस्ट्री में वो ब्रांड जो कर रहा है वो कैसे चेंज ला रहा है, यू शुड पुट आउट दैट अक्रॉस. ट्रस्ट वैल्यू जो होती है ना, वो ही है पर्सनल ब्रांडिंग. और वो बिल्ड ऐसे नहीं होगी कि मैंने क्या उखाड़ा है लाइफ में, वो बिल्ड ऐसे होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुनिया में क्या उखाड़ रहा है. सो दैट्स अ वेरी स्विफ्ट डिफरेंस दैट यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ. कि अपने आप को बोस्ट करो, पर ऐसा मत करो कि लोगों को लगे कि अपने आप को बेच रहे हैं. लोगों को ये लगे, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि यार मैं ये काम करता हूँ और ये काम जो है मैं इसलिए करता हूँ और इस तरीके से करता हूँ. ये मेरी ट्रांसपेरेंसी है कि मैं अगर एक रियल एस्टेट का ब्रांड भी बना रहा हूँ तो उसके पीछे मैं मिट्टी यहाँ से लाता हूँ, मैं टाइल्स यहाँ से लाता हूँ, वो ऐसी ऐसी चीजें. दैट्स हाउ रियल एस्टेट ब्रांड वर्क्स. सो वो एक कनेक्ट लाता है कि यार इतनी ट्रांसपेरेंसी है, दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग. यार वो बता ही रहे तो लेट्स ट्राई, लेट्स गो फॉर इट. तो वो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोलना चाह रहे हो कि जितना भी कंटेंट ऑथेंटिक होगा उतना अच्छा है, वरना आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा 100%. फेक है. Yeah. It happens. I mean, there are a lot of examples about it. I don't want to take any names, but yeah, there are always, it comes out eventually. So, and consumer आप खुद देखो ना, इतनी जल्दी शिफ्ट होता है बिकॉज हर इंडस्ट्री में करोड़ों ऑप्शंस है. हर एक आप एक होटल भी बुक करना चाहोगे ना, अगर उसमें आप ट्रांसपेरेंसी, आप बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे तो 2 मिनट नहीं लगेंगे कंज्यूमर को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए. तो वो इसलिए अगर आप यू रियली हैव टू टेक केयर दीज वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. सर्विसिंग एंड एवरीथिंग इन एनी ब्रांड एंड प्रमोटिंग योर ब्रांड अक्रॉस. ओके. दूसरा मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैंने बोला कि पर्सनल ब्रांड अगर सही तरीके से नहीं किया जाता तो बंदे का नाम भी बिगड़ सकता है. हाँ. बट ऐसे भी बहुत एग्जांपल है कि उसका नाम बिगड़ा, उस इंडस्ट्री में से बाहर निकल गए, बट स्टिल उसका पर्सनल ब्रांडिंग इतना पावरफुल था, वो खुद इतना पावरफुल कंटेंट क्रिएटर था कि अभी स्टिल मतलब दूसरी कंपनी में जा रहा है या खुद की नई ब्रांड क्रिएट कर रहा है. हाँ. और वो भी प्रॉफिटेबल है. हाँ. तो क्या हम इसको मतलब इसमें व्यूअर्स की गलती है या फिर मतलब इसके पीछे क्या है मतलब एग्जैक्टली? यार मतलब ये तो इसमें तो मतलब ऐसी बात है कि वो एक लॉयल ऑडियंस जो उसने इकट्ठी करी अपने इतने सालों की,
जो अपनी सारी पर्सनल ब्रांडिंग कर करके, वो तो लॉयल रहती है, फिर वो विश्वास उस पे करती है, तो उसको तो ये पावर भी है। आपने जो एक्चुअली बोली ना, ये पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी है, जो जिसमें उस बंदे ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की कि आज उसकी एक कंपनी बंद हो गई, स्टिल लोग खड़े हैं उसके साथ, मतलब दैट्स एक्चुअली, तो वो तुम्हें, बट ये मैं एक्चुअली पॉजिटिव बोलूंगी, क्योंकि आई पर्सनली फील कि अगर ऐसा हुआ होगा तो कहीं तो उसने कुछ ऑथेंटिक बात करी होगी, कुछ तो ऐसा निकला होगा कि उस बंदे से लोगों ने कनेक्ट किया। तो वो व्यूअर्स, गलती तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि लॉट ऑफ लोग, वो जो अंधभक्त वाली चीज आती है वो भी आ जाता है सिचुएशन में, बट एनी विच वेज दैट्स अ पर्सनल चॉइस फॉर श्योर। बट हाँ, उसने अगर ऐसा हो रहा है तो आई वुड से देयर द गाय और द पर्सन इज ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज वो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है कि वो चाहे एक कंपनी हिल गई पर वो नहीं हिला, मतलब उसके लॉयल कस्टमर्स नहीं हिले, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल आई वुड से। या ओके,